सुप्रभात, नमस्कार, वंदन। बच्चों, आज क्लास 12th का हम लोग इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसकी केंद्रीय समस्याएं। ठीक है ना। और इस चैप्टर के अंतर्गत जो है बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, दूसरा भी पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कितनी क्रियाएं होती हैं। ठीक है ना। और उनके जो है विभिन्न आर्थिक प्रणालियां भी पढ़ेंगे, सिस्टम पढ़ेंगे कि विकास के कितने मॉडल हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि आर्थिक समस्या क्या है। सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है, हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है कि आर्थिक समस्या क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है ना, तो इस पर जो है हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं। दूसरी चीज है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कितने हैं और उत्पादन की संभावना वक्र, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में लेकर आएंगे, लेकिन अभी इतनी सारी चीजें जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक में। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, वह अर्थव्यवस्था क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी। ठीक है। और कहता है कि एक अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करती है जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र के व्यक्ति अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए विभिन्न जो है आर्थिक क्रियाएं करती हैं। आपको मैं बता दूं कि जितने भी पूरी दुनिया में 3 तरह का मॉडल है। आप लोग जानते हैं कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। और इसके अंतर्गत जो है 3 क्रियाएं होती हैं। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। तीनों में वही है, सेकेंडरी, टर्टियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी। तो तीनों में 3 क्रियाएं होती हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। प्राथमिक में आप देखेंगे कि कृषि होता है, पशुपालन होता है, मत्स्य पालन होता है, खनन होता है, उत्खनन होता है, गार्डनिंग होता है। सेकेंडरी में देखेंगे कि निर्माण होता है, विनिर्माण होता है, उद्योग से रिलेटेड जो भी कार्य होता है वो सब सेकेंडरी में आता है। फिर टेरिटरी की बात करें तो टेरिटरी में जो है बाजार आता है, बैंकिंग आता है, संचार आता है ना, व्यापार आता है, यातायात आता है। तो ये सारे जो है अपनी आजीविका को चलाने के लिए जो है लोग करते हैं। ठीक है ना। बड़ा विभिन्न आर्थिक क्रिया है। तो ये सब क्या है, पशुपालन, कृषि या निर्माण विनिर्माण सब क्या है, तो आर्थिक क्रिया है। ठीक है ना। इसी को क्या कहा जाता है, तो अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यहाँ नेक्स्ट में देखेंगे कि आर्थिक क्रियाएं का स्तर अर्थव्यवस्था की प्रकृति को बताता है। जैसे मान लिया जाए कि बहुत सारे ऐसी कंट्री हैं जो कृषि पर जो है निर्भर है, तो समझ जाना है कि वो जो है अल्प विकसित है या फिर विकासशील है। ठीक है ना। और अगर ज्यादातर जो है वो सेकेंडरी में है, सेकेंडरी काम कर रहा है, निर्माण विनिर्माण इंडस्ट्रियल वर्क कर रहा है, तो थोड़ा सा विकसित होता है ना। तो कुछ इसलिए कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया ही जो है अर्थव्यवस्था की प्रकृति को बताता है। प्रकृति का मतलब होता है उसका स्वभाव को बताता है। आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर, यहाँ देखिए, आर्थिक क्रियाओं के स्तर पर अर्थव्यवस्था को बड़ा अल्प विकसित अथवा विकसित की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। उनकी क्रिया के आधार पर जो है कौन देश विकसित है, कौन अल्प विकसित है, कौन विकासशील है ना, या फिर विकास की ओर अग्रसर है, उनके आर्थिक क्रियाओं के आधार पर ही पता लगाया जाता है या उसको श्रेणी में विभक्त किया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है आर्थिक क्रियाओं का संचालन करती है। बोल रहा है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था किसी न किसी आर्थिक प्रणाली के अधीन आर्थिक क्रिया करती है। अभी हम लोगों ने कहा कि 3 प्रकार का जो है इकोनॉमी होता है, कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी, और साम्यवादी, और है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो कोई ना कोई देश चाहे वो पूंजीवादी को एडॉप्ट करके रखा हो या साम्यवादी को एडॉप्ट करके रखा हो या मिश्रित, उनको तो आर्थिक क्रिया करना होगा। नहीं कहने का मतलब है प्राइमरी से रिलेटेड, प्राथमिक क्रिया से संबंधित, और सेकेंडरी यानी द्वितीय क्रिया से संबंधित, और टर्टियरी यानी तृतीयक क्रिया के अधीन जो है कोई ना कोई काम करना पड़ता है। तो इस कार्य के आधार पर ही जो है उस देश को अल्प विकसित, विकसित और विकासशील के देशों में जो है विभक्त या श्रेणीबद्ध किया जाता है। अब आगे देखेंगे कि इस प्रकार के अर्थव्यवस्था के प्रकार आर्थिक प्रणाली की प्रकृति के आधार पर बांटे जाते हैं। यानी कार्य के आधार पर जो है आर्थिक प्रणाली की प्रकृति को बांटा जाता है, या उस अर्थव्यवस्था की प्रकृति के आधार पर या आर्थिक क्रिया की प्रकृति के आधार पर जो है उसको विभक्त किया जाता है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि जो है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। ठीक है ना। पहला देखिए यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। दूसरा है समाजवादी, जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर तीसरा देखेंगे तो तीसरा में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व होता है ना, कोई कंपनी का स्वामित्व होता है, उसमें सरकार का जो है कम से कम हस्तक्षेप होता है ना, वह स्वतंत्र रूप से संपत्ति रखने का अधिकार होता है, निजी संपत्ति होता है, तो उसको हम लोग पूंजीवादी कहेंगे। अब यहाँ पर जो है हम लोग बारी बारी से जो है पढ़ने वाले हैं कि पहला जो है पूंजीवादी क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो यह बोलता है कि बाजार अर्थव्यवस्था भी इसको कहा जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ प्रमुख विशेषता क्या, पहला है कि वह जो है निजी संपत्ति रख सकता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में उत्तराधिकारी के नियम एवं निजी संपत्ति को एक संस्था के रूप में वैधानिक मान्यता जो है प्राप्त होती है। सबसे पहले तो उत्तराधिकारी को समझाते हैं। जब पीढ़ी दर पीढ़ी
पहला पीढ़ी दूसरा को ट्रांसफर किया, दूसरा पीढ़ी तीसरा को ट्रांसफर किया, जो है ना प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तराधिकारी, ठीक है ना। तो ये किस तरह की अर्थव्यवस्था में संभव है, तो ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संभव है। दूसरी चीज यहाँ बोल रहा है कि निजी संपत्ति को रख सकता है, ठीक है ना, वैधानिक मान्यता है वहां की निजी संपत्ति आप रख सकते हैं। बोला कि व्यक्ति अपनी संपत्ति का जिस रूप में चाहे वो जब चाहे प्रयोग कर सकता है, एकदम लिबर्टी दिया हुआ रहता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। यही कारण है कि वहां के लोग जो है खुल करके जो है अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, डेवलप की ओर जो है अग्रसर रहते हैं। अब आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यह संस्था संपत्ति के मालिक की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति को उसके उत्तराधिकारी को देने का भी कानूनी अधिकार प्रदान करती है। यानी जो भी व्यक्ति मालिक है जब वो मृत्यु हो जाता है उसका, तो अपने बाल बच्चों को, अपने बेटों को जो है वो संपत्ति ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी को जो है उत्तराधिकारी कहा जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट में कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता वहाँ बहुत ज्यादा है। बोला है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता, चयन की स्वतंत्रता, उपभोग की स्वतंत्रता, बचत एवं निवेश या विनियोग करने की जो है स्वतंत्रता प्रदान रहता है, यानी कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे जो है सोशलिज्म इकोनॉमी में क्या है कि सब जो है सरकार से परमिशन लेना होता है, लेकिन पूंजीवादी में देखिए यहाँ पर कि यहाँ जो है कार्य करने की स्वतंत्रता बोल रहा है, चयन की स्वतंत्रता बोल रहा है, उपभोग की स्वतंत्रता बोलता है, बचत एवं विनियोग। तो ये सब हम लोग चयन की समस्या क्या है आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। उपभोग क्या है ये हम लोग पीछे चैप्टर में जो हम लोग पढ़ चुके हैं। जब किसी वस्तु के उपयोगिता को हम अपने संतुष्टि के लिए उपयोग करते हैं तो उसको उपभोग कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तीसरा पॉइंट कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप एवं मुक्त व्यापार। वहां जो है कम से कम जो है कंपनियों पर जो है सरकार हस्तक्षेप करता है, कम से कम करता है, ना के बराबर करता है। बोला है कि निबंधन पूंजीवाद में सरकारी हस्तक्षेप प्रतिबंध होता है, जिससे अर्थव्यवस्था की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं में सरकार द्वारा जो है कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। वहां पर जो है कोई भी काम अगर कोई कंपनी कर रहा हो तो वहां पर जो है क्या होता है कि सरकार हस्तक्षेप ना के बराबर करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कहता है कि अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी होती है जिसमें आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इतनी बड़ी जो है छूट जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दिया जाता है कि वहां जो आयात निर्यात कोई भी देश के साथ करिए, व्यापार करिए, वहां पर कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन इंडिया में होता है, यानी यह कह सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ चौथा पॉइंट है प्रतियोगिता भी होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो लोग कंपटीशन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे को देख करके प्रेरित होकर के जो है अपने उत्पादन पर लोग ध्यान देते हैं। अपने पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता की उपस्थिति अनिवार्य है। बाजार की शक्तियों मांग एवं पूर्ति के मध्य सामंजस्य एवं संतुलन की प्रतियोगिता के कारण संभव होता है। वहां पर जो है मांग और पूर्ति दोनों जबरदस्त होता है, दोनों में कंपटीशन होता है, डिमांड और सप्लाई में, और यही कारण है कि वहां जो है कंपनियां तरक्की पे तरक्की करते चला जाता है। अब पांचवा पॉइंट कहता है कीमत संयंत्र। कीमत संयंत्र किस पर निर्भर करता है बच्चों? मांग और पूर्ति के बीच की जो क्रिया होता है वो तभी जो है किसी वस्तु की जो है कीमत निर्धारित की जाती है। अब यहाँ पर पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में कीमत निर्धारण कीमत संयंत्र को स्वतः प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। बाजार की मांग एवं पूर्ति दो शक्तियां परस्पर कार्यशील होकर वस्तु की कीमत का निर्धारण उस बिंदु पर करती है जहां वस्तु की मांग एवं उसकी पूर्ति परस्पर बराबर हो जाए। जैसे मान लिया जाए क्या होता है कि डिमांड का कर्व जो होता है ऐसे होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, और सप्लाई कर्व जो है नीचे से यानी ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की ओर जाता है। ये है आपका डिमांड कर्व, और ये क्या है तो सप्लाई कर्व है। तो ये एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर जो है कीमत का निर्धारण होता है। और इस प्रकार के जो कीमत निर्धारण इस तरह का अर्थव्यवस्था में पाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही संभव है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है। अब यहाँ देखिए समाजवादी नियंत्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। पहला विशेषता क्या है? सामाजिक स्वामित्व। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है। किसका स्वामित्व होता है? तो समाज का। तो बच्चों समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है या स्वामित्व होता है, तथा इन साधनों का प्रयोग जो है व्यक्तिगत लाभ के लिए ना होकर सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पर समाजवादी में क्या है, व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ जो है समाज के कल्याण, समाज के लाभ के लिए काम करता है कौन? समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस प्रणाली में निजी संपत्ति, इस प्रणाली में क्या कहता है? निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या कहता है, पूंजीवादी में क्या कहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या कर रहा है? निजी संपत्ति आप रख सकते हैं, ठीक है। इस निजी संपत्ति रखने का जो है वैधानिक मान्यता वहां प्राप्त है। लेकिन यहाँ पर जो है कहता है कि इस प्रणाली में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं है,
ठीक है ना। यहाँ स्पष्ट कर रहा है इस प्रणाली में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं है, यह केवल जो है उपभोग पदार्थों तक ही सीमित होकर रह जाती है। सिर्फ आप जो है यहाँ पर अपनी जरूरत की चीजों को उपभोग करिए, है ना, बस। और सरकार के लिए काम करिए, सरकार आपको जो है घर देगी, मकान देगी, खाने की सामग्री देगी, रोजगार देगा, बस, है ना। लेकिन उसका आप मालिक नहीं बन सकते हैं, सिर्फ उपभोग तक ही आप सीमित रहिएगा। किस तरह की अर्थव्यवस्था में? तो समाजवादी के अर्थव्यवस्था में। अब आगे आते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि आर्थिक स्वतंत्रता की अनुपस्थिति होती है। आप इकोनॉमिकल जो है लिबर्टी, आपको उतना फ्रीडम नहीं दिया जाता है। बोल रहा है कि समाजवादी आर्थिक प्रणाली के व्यक्तिगत और आर्थिक मान्यता पूर्णतः अनुपस्थित होती है। वहां पर जो है व्यक्तिगत लाभ बिल्कुल नहीं देखा जाता है। बोल रहा है कि क्या, कैसे और कितनी आदि प्रश्नों पर जो है समाधान सरकार और केंद्रीय नियोजन द्वारा जो है किया जाता है। देखिए बोल रहा है कि क्या, कैसे और कितना पर जो है प्रश्न जो आता है उसका समाधान जो है सरकार अथवा केंद्रीय नियोजन संस्था स्वयं समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर करती है, ठीक है ना। समाज की जो प्राथमिकता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान है, रोड है, बिजली है, पानी, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है, तो इस पर जो है जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता है उस पर जो है सरकार जो है अपने नियोजन के तहत जो है काम करता है, प्लानिंग के साथ काम करता है। ये समाजवादी का विशेषता है। अब कहता है कि व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति को केवल अपनी अर्जित आय को व्यय करने को स्वतंत्रता होती है। जो आप अपने जीवन में जो है आय अर्जित किए हैं, आय को सृजित किए हैं, वो उसी को आप खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट जो है वो कहता है कि कीमत संयंत्र की गौण भूमिका होती है, यानी कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के द्वारा जो है कीमत निर्धारित नहीं होती, बल्कि सरकार के अधिकारी द्वारा जो है कीमत का निर्धारण किया जाता है। स्पष्ट यहाँ कहता है कि पूंजी की भांति समाजवाद में कीमतों का निर्धारण कीमत संयंत्र अर्थात मांग एवं पूर्ति की स्वतंत्रता शक्ति द्वारा नहीं किया जाता है, यानी यहाँ जो है मांग और पूर्ति के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि सरकार स्वयं अपनी अनुभव के आधार पर जो है कीमत निर्धारण करती है। अब यहाँ कहता है कि आर्थिक क्रियाओं के लिए जो है लेखा कीमतों का प्रयोग किया जाता है, जिसका निर्धारण सरकार स्वयं उत्पादन लागत और सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए जो है रखकर करती है। जैसे अभी हम लोग पीडीएस की बात करते हैं, पीडीएस मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देश के अंदर जितने भी गरीब हैं या गरीबों से भी गरीब है, तो उसके लिए जो है पीला कार्ड, लाल कार्ड और हरा कार्ड बना करके जो है चावल दे रहा है, गेहूं दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, दाल दे रहा है, चीनी दे रहा है। तो इसको जो है कीमत को निर्धारित करता है। 1 रुपये चावल जो है गरीबों को कौन दे रहा है? सरकार दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ही डिसीजन लेती है, यानी गवर्नमेंट का अधिकारी ही डिसीजन लेती है कि इस वस्तु का कीमत कितना रखना है ना। तो इसको हम लोग समाजवादी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आगे कहता है कि आर्थिक क्रियाओं के लिए लेखा कीमतों का प्रयोग किया जाता है, जिसका निर्धारण सरकार स्वयं जो है उत्पादन लागत एवं सामाजिक हित को ध्यान में रखकर करती है। लेखा कीमतें प्रायः उत्पादन लागत से थोड़ी ऊंची रहती है, यानी उत्पादन लागत से थोड़ा ऊंचा। मान लीजिए किसी वस्तु का पर केजी जो है, पर केजी कितना लागत है, मान लो 10 रुपया लागत, तो उसका रेट ज्यादा से ज्यादा कितना रख सकता है? 15 रुपये रख सकता है, ठीक है, ये कहता है। अब यहाँ बोल रहा है कि चौथा पॉइंट में प्रतियोगिता की अनुपस्थिति होती है, वहां ना के बराबर जो है कंपटीशन होती है। समाजवादी आर्थिक प्रणाली के नियोजन का मतलब होता है बच्चों प्लानिंग, निर्देशन मतलब डायरेक्शन, है ना, होने के कारण जो है प्रतियोगिता का सामान्यतः अभाव पाया जाता है। यहाँ पर डायरेक्शन कौन देता है? सरकार देता है, ठीक है ना। प्लानिंग कौन करता है? सरकार करता है। तो कीमत यानी वस्तु की कीमत निर्धारण कौन करेगा? सरकार ही करेगा। तो ये समाजवादी में बहुत ही बंदिश है, ठीक है ना। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट जो है दुनिया का जो है, जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस में भी आप पढ़े होंगे कि जब शीत युद्ध का दौर हो रहा था तो दुनिया में 2 ही तरह का मॉडल था। एक था पूंजीवादी और दूसरा था साम्यवादी, ठीक है ना। और पूंजीवादी जो अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच ये हो रहा था। लेकिन जब से गुटनिरपेक्ष 1961 से गुटनिरपेक्ष लेकर के भारत आया, तब से तीसरा विकल्प भी देश को विकास करने के लिए आया, जिसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था उस तरह की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें निजी और सार्वजनिक जो है कंपनियां या फिर कह सकते हैं दोनों का सह-अस्तित्व द्वारा जो है सरकार को संचालित करती है या देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करती है, तो उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। देखिए मिश्रित आर्थिक प्रणाली में निम्नलिखित आर्थिक घटक पाए जाते हैं। पहला क्या है? बोलता है कि निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति का सह-अस्तित्व। यहाँ जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में प्राइवेट और गवर्नमेंट का जो है कोऑर्डिनेशन के द्वारा जो है देश चलती है। अब यहाँ कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र एक साथ पाए जाते हैं। इस प्रणाली में व्यक्तिगत संपत्ति एवं लाभ का उद्देश्य जो है दोनों पाया जाता है। अब यहाँ जो है बुराई की उचित मान्यता प्राप्त होती है। उत्तराधिकारी का नियम अर्थात संपत्ति का हस्तांतरण संभव होता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो भी आपकी प्रॉपर्टी है आप अपने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर कर सकते हैं, फिर वो अपना अगला पीढ़ी को ट्रांसफर करेगा। तो ये इस तरह के तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है नियम या मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। अब यहाँ कहता है कि सरकार सामाजिक
समानता के उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के जो है टैक्स कर लगा करके जो है संपत्ति का आकार पर नियंत्रण करती है। सरकार चाहेगी तो टैक्स जो है निरंतर देखे होंगे हर बजट में जो है बढ़ाते जाता है। क्यों? तो अपना जो है इनकम हाई बोल सकते हैं नेशनल इनकम को जो है आकार को बढ़ाता है। और नेशनल इनकम का काम क्या है, उद्देश्य क्या है, कह सकते हैं कि गोल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। अब यहाँ दूसरा पॉइंट देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता दी जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि इकोनॉमिक फ्रीडम दी जाती है। बोल रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में यद्यपि पर्याप्त सरकारी हस्तक्षेप पाया जाता है, यानी थोड़ा जो है सरकारी हस्तक्षेप पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अभी आपको मैं एजुकेशन सेक्टर में लेके चलता हूँ। यहाँ पर अगर मान लिया जाए 10th की पढ़ाई कर रहे हैं या 12th की कर रहे हैं, तो वहाँ जो है सरकार से क्या कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का मतलब है आप उससे परमिशन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, सरकार हस्तक्षेप करता है ना। फिर भी व्यक्तिगत आर्थिक संस्था की उपस्थिति के कारण कुछ सीमित एवं निर्धारित क्षेत्रों में व्यक्ति को चुनाव की जो है उत्पादन, विनियोग, बचत की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। आप बचत भी कर सकते हैं, उत्पादन भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो किस तरह के अर्थव्यवस्था में संभव है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। बोलता है कि किंतु सरकार जो है व्यक्तिगत आर्थिक संस्था का पूर्णतः अनियंत्रण नहीं छोड़ती, यानी नियंत्रण जो है बनाए रखता है, यानी कंट्रोल जो है बनाए रखता है सरकार किस पर, निजी संस्थाओं पर। अगर कोई वाइन शॉप खोल रहा है, डिस्पेंसरी खोल रहा है या बड़ा मॉल खोल रहा है, ज्वेलरी दुकान खोल रहा है, तो सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यहाँ तक कि मांस मछली बेचने और उत्पादन करने के लिए भी सरकार से जो है परमिशन लेनी होती है। तो इसलिए बोल रहा है कि अनियंत्रित नहीं छोड़ती, यानी नियंत्रण करते रहता है, बल्कि इस संस्कार के नियमन के लिए जो है अनेक प्रकार के नियंत्रण मापदंड भी अपनाती है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं, कीमत प्रणाली क्या है। बड़े मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कीमत प्रणाली का मतलब है कि यहाँ पर जो है जो उत्पादन करेगा उसका कीमत वही निर्धारित करेगा। अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी गुड्स को प्रोडक्ट कर रहा है तो उसका जो है कीमत निर्धारण कौन करेगा, निजी करेगा। लेकिन सरकार अगर किसी वस्तु का उत्पादन करता है तो सरकार जो है उस पर कीमत निर्धारण करता है। इस आर्थिक प्रणाली की कीमत संयंत्र एवं लाभ उद्देश्य दोनों मिलकर के जो है साधनों का वितरण जो है निर्धारण करता है ना। पूंजीवाद के लाभ के उद्देश्य सर्वोपरि होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सर्वोपरि क्या है, लाभ का उद्देश्य है ना। और समाज का क्या है, समाज का काम जो है वो कल्याण का है। एक व्यक्ति अगर कोई फर्म खोलता है, उद्योग खोलता है, तो उसका सीधा उद्देश्य क्या होता है, लाभ। लेकिन अगर सरकार कोई काम करती है तो उसका उद्देश्य होता है कल्याण। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जबकि समाजवाद केवल सामाजिक लाभ उद्देश्य की मान्यता को स्वीकार करता है। अगर समाजवाद की बात करें तो सिर्फ जो है वो समाज के लाभ या कल्याण के लिए मान्यता स्वीकार करता है, परंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था को लाभ का उद्देश्य उस सीमा तक स्वतंत्र कार्य करने दिया जाता है जब तक सामाजिक कल्याण के उद्देश्य पर जो है उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। अगर जब तक प्रतिकूल कोई भी व्यक्तिगत कंपनी अगर कोई काम कर रही है, प्रोडक्ट कर रही है और उसको समाज पर कोई नुकसान नहीं है, तब तक वो प्रोडक्शन करेगा। कि हित में अगर काम नहीं हो रहा है तो फिर सरकार उसको क्या करती है, रोक देती है। अभी जैसे शराब विक्रेता जो है, शराबबंदी क्यों हो रहा है, क्योंकि समाज के कल्याण के हित में इसीलिए शराबबंदी किया जा रहा है। लेकिन कोई चावल बंदी नहीं करता है, चावल क्या है, समाज के कल्याण के लिए, उपभोग के लिए। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि यहाँ पर जो है सीमित प्रतियोगिता होती है, उतनी कंपटीशन नहीं पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र सह अस्तित्व होने के कारण जो है कुछ सीमा तक प्रतियोगिता देखने को मिलती है, किंतु मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रतियोगिता पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की उपयोगिता की तुलना में अत्यंत सीमित होता नहीं। अगर कहिएगा हम पूंजीवादी के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था का कंपेयर करेंगे तो पूंजीवादी में ज्यादा स्वतंत्रता पाई जाती है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण जो है आर्थिक विकास का क्रियाएं हस्तांतरित नहीं हो पाता, उतना तेजी गति से नहीं हो पाता है जितना कि कैपिटलिज्म। इसलिए कहा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार देखने को मिलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि आज भी अगर आप अपने आस पड़ोस के लोगों को देखते होंगे तो ज्यादातर लोग जो है प्राइवेट से बिलोंग करता है, अपना प्राइवेट जॉब कर करके जो है अपनी आजीविका को चला रहे हैं। गवर्नमेंट में आप देखेंगे कि बहुत कम लोग जो है डिपेंडेंट होते हैं। तो कहीं ना कहीं पूंजीवादी ही जीवन के लिए जो है अति उत्तम जो है मॉडल है, प्रणाली है। अब आगे हम लोग कंपेयर करके पढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था की तुलना हम लोग करेंगे। अब यहाँ अर्थ समझिए, अर्थ समझते हम लोग पहले पूंजीवाद बड़े उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं उस पर जो है उसका मालिक कौन होता है, तो एक कंपनी होता है, निजी संस्था होता है, एक व्यक्ति होता है, तथा इन साधनों का प्रयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। ये पूंजीवादी का डिफिनेशन हो गया। खुद का कंपनी अपना लाभ के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम नहीं करता है, इसलिए तो वहाँ कंपटीशन पाई जाती है। अब दूसरा हम लोग मॉडल पढ़ेंगे समाजवाद, बड़े उत्पत्ति के साधनों पर पूर्ण
समाज का स्वामित्व तथा उसका संचालन जो है एक केंद्रीय संस्था द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं। देखिए यहाँ कहता है कि समाज का जो है वहाँ स्वामित्व होता है, यानी समाज का मतलब है सरकार, ठीक है ना। समाजवादी में उत्पत्ति के साधनों पर किसका मालिक होता है, कौन मालिक होता है, तो सरकार होती है, यानी समाज होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम लोग देखेंगे कि उत्पत्ति के साधनों पर जो है निजी और राज्य दोनों का जो है सह अस्तित्व होता है, दोनों मालिक होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात किया जाए तो पूंजीवादी में जो है पूर्ण रूप से व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाती है। आप कोई भी बिजनेस, कोई भी दुकान, कोई भी वस्तु का प्रोडक्शन करिए, ठीक है ना, लेकिन समाज के हित में भी होना चाहिए, समाज के हित में होना चाहिए। अब यहाँ समाजवादी में क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, यहाँ ना के बराबर जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाई जाती है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व, परंतु स्वतंत्रता के सीमित आकार होते हैं, यानी जो है ठीक है स्वतंत्रता आपको दी जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, लेकिन उसका भी एक सीमा होगा, ठीक है ना। आपको कोई भी काम करना होगा तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अच्छा, केंद्रीय नियोजन की बात करें तो सेंट्रल प्लानिंग, अब यहाँ बोला है केंद्रीय नियोजन नहीं के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मान लिया जाए पूंजीवाद में अगर कोई इंडस्ट्री खोला है, कोई इंडस्ट्री जो है वहां पर जो है खोला है, तो आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर, आसपास के क्षेत्र को क्या करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, वहां स्कूल खोलेगा, रोड बनाएगा, बिजली की व्यवस्था देगा, पानी की व्यवस्था देगा, गार्डनिंग का व्यवस्था देगा। तो इस तरह जो है पूंजीवादी जो है कंपनियों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यही कारण है कि यहाँ पर जो है पूंजीवादी में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन ना के बराबर पाया जाता है, यहाँ पर जो है सेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं होता है। अब यहाँ देखेंगे समाजवादी में केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से उपस्थित होता है, यानी कहने का मतलब अभी भारत में ही देखिए 15 मार्च 1950 से जो है प्लानिंग कमीशन काम कर रही है। प्लानिंग कमीशन जो है भारत में काम कर रही है, हर एक पंचवर्षीय योजना बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी में जो है सरकार जो है अपना केंद्रीय नियोजन बनाता है, उपस्थित रहता है। बोला है कि इसमें देखिए केंद्रीय नियोजन पूर्ण रूप से नहीं होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, प्लानिंग दोनों बनाता है, प्लानिंग जो है दोनों मिलकर बनाता है, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट में भी। मिश्रित अर्थव्यवस्था की ये विशेषता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि वहां पर जो है प्रतियोगिता किस प्रकार की पाई जाती है। तो यहाँ देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कहता है कि स्वतंत्रता प्रतियोगिता की उपस्थिति पाई जाती है। वहां जो है डिमांड और सप्लाई बहुत तेजी से होता है, या दो कंपनी एक ही वस्तु को बना रहा है तो कौन कम से कम कीमत में बेचेगा और अच्छा क्वालिटी देगा, जिसके कारण वहां प्रतियोगिता की उपस्थिति होती है। अब यहाँ समाजवादी में स्वतंत्रता प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। यहाँ जो है कुल मिलाकर के उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का नियंत्रण, सरकार किसके साथ कंपटीशन करेगा, सरकार तो जो है समाज के कल्याण के लिए काम करता है, लोगों के हित में काम करता है, इसलिए यहाँ पर जो है प्रतियोगिता का अभाव पाया जाता है। अब इसमें देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था में तो स्वतंत्र किंतु नियंत्रित प्रतियोगिता है, यानी कंपनियों क्या करता है, सरकार जो है कंपनी को तो स्वतंत्रता देती है लेकिन उसको नियंत्रित भी करती है, टैक्स लगाती है। जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो क्या लगाती है, टैक्स लगा करके जो है कंपनी को नियंत्रित करता है। अगर जो कंपनी जैसे कॉर्पोरेट वाला है, उद्योग वाला है, तो उसमें क्या कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देगा तो कम से कम उत्पादन करेगा, सरकार को कम टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सरकार जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी कंपनियों को नियंत्रित करती है। यही कारण है कि थोड़ा कम जो है प्रतियोगिता पाया जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि संचालन का अगर क्या क्या स्थिति है, पूंजीवादी में क्या संचालन की स्थिति है। तो यहाँ पर कहता है कि स्वयं संचालित आर्थिक प्रणाली, स्वयं चलता रहता है ना, निजी कंपनियों के द्वारा चलता है। अब यहाँ समाजवादी में देखेंगे तो आर्थिक प्रणाली स्वचालित नहीं है, यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा चलेगा, कोई निजी कंपनी का यहाँ जो है ज्यादा नहीं चलता है। अब यहाँ मिश्रित में देखेंगे पूर्ण रूप से स्वचालित नहीं है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, उद्देश्य क्या है, पूंजीवादी का उद्देश्य क्या है, तो इस बोला लाभ का सर्वोपरि उद्देश्य है। पूंजीवाद में प्राइवेट का सीधा और सीधा लाभ का उद्देश्य होता है, और समाजवाद में सामाजिक कल्याण का उद्देश्य होता है, समाज का भलाई का काम करता है। सरकार जो है समाज की भलाई के लिए काम करता है, कल्याण के लिए काम करता है। अब यहाँ मिश्रित में देखेंगे लाभ का उद्देश्य सामाजिक हित के साथ साथ एकीकरण है ना, समाज के हित भी सोचता है और लाभ भी, ठीक है, निजी कंपनियों को भी लेके चलता है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट 7 पॉइंट देखेंगे, संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का है पूंजीवादी में, समाजवादी में या मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो संपत्ति का अधिकार बोला प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने और प्रयोग करने का एवं हस्तांतरण का अधिकार है। देखिए किस किस चीज का अधिकार दिया हुआ है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, क्या बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने, प्रयोग करने और हस्तांतरण का अधिकार है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं समाजवादी में क्या बोलता है, निजी संपत्ति का अधिकार नहीं है। उसके बाद बोलता है कि संपूर्ण संपत्ति का सरकार का स्वामित्व होता है, पूरा जो है संपत्ति पर किसका, अगर कोई क्षेत्र में कोयला निकल रहा हो तो कोयला का जो है अधिकार किसका, कोयला में अधिकार किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, वहां निजी व्यक्ति का नहीं चलता है, ठीक है। अब अगर हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ बोलते हैं निजी संपत्ति का सीमित अधिकार है, रख सकते हैं लेकिन आवश्यकता से अधिक नहीं। वो भी क्या है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपको दिखाना पड़ेगा, सरकार की नजर में रखना पड़ेगा। अगर आप पैसा को अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं तो आपको सरकार क्या करेगी, छापामारी करेगी और आपकी कंपनी को सील कर देगी, ठीक है ना। तो उसका एक सीमित अधिकार होता है, ज्यादा अधिकार
मिश्रित अर्थव्यवस्था में नहीं दिया गया है। अब लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वर्ग संघर्ष होता है। बोला आर्थिक असमानता के कारण यहाँ वर्ग संघर्ष है, यानी गरीबी और अमीरी में बटा हुआ है। पूंजीवादी में जो है यहाँ पर दो वर्ग में है, एक है गरीब, एक गरीब और एक है अमीर यानी धनी। धनी दो वर्ग में जो है संघर्ष होता है। कहाँ पर? तो पूंजीवादी में, ठीक है, वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है, असमानता देखने को मिलता है। अब समाजवाद में किस तरह का है देख सकते हैं कि बोल रहा है कि यहाँ आर्थिक समानता होने के कारण वर्ग संघर्ष नहीं है। यहाँ तो समाज सबको दे रहा है, 1 रुपये चावल ले लो, 1 रुपये गेहूं ले लो, है ना। तो यहाँ पर वर्ग संघर्ष देखने को बहुत कम मिलता है। सभी वर्गों को समान अधिकार है, समान रोजगार का अवसर मिलता है ना। अब यहाँ पर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, बोले आर्थिक असमानताएं किंतु नियंत्रित है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ जो है, यहाँ भी जो है गरीब यानी पुअर और रिच देखने को मिलता है, लेकिन गरीब पुअर पर क्या होता है कि अमीर को ज्यादा टैक्स लगाएगा और गरीबों में क्या करता है, वो कल्याण का काम करता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है नियंत्रित करके रखता है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे, आर्थिक समस्या क्या है। देखिए यहाँ पर आर्थिक समस्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको इस चैप्टर में है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? तो बोल रहा है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित है, यानी बोल रहा है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, और उन्हें संतुष्ट करने के लिए मानव के पास साधन सीमित है। रॉबिन्स क्या कहा है? रॉबिन्स कहा है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्स आर लिमिटेड, यानी साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं अनंत हैं, है ना, जिसके कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। अब बोला है कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को संतुष्टि एक समस्या है। असीमित आवश्यकता, सीमित साधन के घटक परिवार और अर्थव्यवस्था दोनों पर लागू होते हैं। देखिए क्या कह रहा है, सीमित साधन के घटक जो हैं, एक परिवार के साथ मान लिया जाए कि एक व्यक्ति 20,000 कमाता है। कितना कमा रहा है? मंथली 20,000 कमाता है। अब उसकी जो है आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, है ना, ये रिश्ता, परिवार है, फ्यूचर प्लान है ना, बहुत तरह का जो है समस्या है। तो हमारे पास साधन सीमित है और आवश्यकताएं क्या है, अनंत हैं। तो यही चीज है आर्थिक समस्या को उत्पन्न करती है, जन्म देती है। अब बोल रहा है कि असीमित आवश्यकता एवं सीमित साधन के घटक परिवार और अर्थव्यवस्था दोनों पर लागू होते हैं। एक परिवार की आय सीमित होती है। अभी मैंने कहा कि एक परिवार की आय जो है 20,000 है, लेकिन उस परिवार में अगर 10 मेंबर है तो 10 की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होगी, है ना, जो सभी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। बोला कि जबकि उसकी आवश्यकताएं असीमित होती हैं, अनगिनत होती हैं आवश्यकताएं जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, भविष्य, रिश्ता, परिवार, है ना, और समाज के कल्याण, तो बहुत तरह की जो है आवश्यकताएं अनंत है, असीमित है। अर्थात एक परिवार अपनी सीमित आय से अपनी सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता है। अपनी सीमित आय से सभी आवश्यकताओं पर खर्च वो नहीं कर सकता है, संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसी प्रकार एक अर्थव्यवस्था के पास भी साधन सीमित होते हैं। उसी तरह एक देश के अंदर, देश का भी एक नेशनल इनकम होता है। नेशनल इनकम होता है, नेशनल इनकम भी क्या होता है, एक लिमिट होता है। यानी प्रत्येक बजट में जो बताया जाता है कि हमारा जो है राष्ट्रीय इतना है, हम इतना बजट किन किन क्षेत्रों में कितना बजट लगा रहे हैं। तो उस वहां पर भी अगर सरकार के पास अनगिनत नेशनल इनकम होता तो आज देश बहुत आगे निकला हुआ रहता। कहीं रोड का ठिकाना नहीं है, तो कहीं पानी पीने के योग्य जलाशय नहीं है, तो खेती योग्य भूमि नहीं है, बंजर भूमि है, ना जंगल है। अगर नेशनल इनकम असीमित होता तो वहां की अर्थव्यवस्थाएं सुदृढ़ होती। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास, अर्थव्यवस्था के पास भी जो है साधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। और साधनों की इसी सीमितता के कारण जो है एक अर्थव्यवस्था के लिए यह संभव नहीं होता कि वह अपने सभी नागरिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्येक वस्तु को प्रचुर मात्रा में जो है उत्पादन कर सके। यानी सरकार भी जो है सभी जनता के लिए सभी काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसके पास भी साधन सीमित है, नहीं तो गरीबी क्यों होती। आज भारत सरकार गरीबों को 1 रुपये चावल क्यों दे रही है? 1 रुपये पर सरकार देने पर जो है उताला क्यों है? क्यों? क्योंकि वहां गरीबी है, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि अतः सीमित साधनों का असीमित आवश्यकताओं के पास कुशलतम समायोजन करने की समस्या उत्पन्न होती है। हमारे पास कम साधन है और आवश्यकताएं अनंत है, तो कैसे मैनेजमेंट करें? तो किसी ना किसी एक को क्या करना होता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि अर्थात आवश्यकताओं की तुलना में साधन की सीमितता ही हमारे सामने इस समस्या को जन्म देती है। किस समस्या को? तो आर्थिक समस्या को जन्म देती है। क्या कहता है कि आवश्यकता की तुलना में साधनों की सीमितता हो हमारे सामने इस समस्या को जन्म देती है कि हम अपनी किन किन आवश्यकताओं को क्या करें, खर्च करें, अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करें। अब यहाँ एक ध्यान देने की बात है, इस पर भी हम लोग थोड़ा फोकस कर लेते हैं कि आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या है। हम लोग जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास जो है एक सीमित इनकम है 20,000 जैसे मैंने कहा, और हमारे पास जो है आवश्यकताएं बहुत हैं,
ठीक है, अनंत है। अब इनमें से हमको कोई एक विकल्प चुनना होगा कि हम जो है किस मद पर जो है हम खर्च करें ताकि जो है मेरी आजीविका सुदृढ़ रूप से चलता रहे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम चुनाव करते हैं, नहीं बच्चों का एजुकेशन बहुत जरूरी है ना, उसका रोटी बहुत जरूरी है, उसका कपड़ा जरूरी है ना, उसका परवरिश जरूरी है, उसका हेल्थ जरूरी है। तो आप इन जो है आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं और कुछ जो है रिश्ता, परिवार, घर द्वार को आप त्याग दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं आप, चुनाव कर रहे हैं किसको, बच्चे के भविष्य के लिए, उसकी शिक्षा, उसकी रोटी, उसका मकान, उसका स्वास्थ्य, है ना, उसका भविष्य, और बाकी घर परिवार, रिश्ता परिवार सबका कर रहे हैं, भूल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये चुनाव की समस्या, आप इन चीजों को चुने, बाकी चीज को छोड़ दिए। इसलिए बोलता है आर्थिक समस्या मूलतः क्या है, चुनाव की समस्या है, ठीक है। आवश्यकताएं असीमित और साधन सीमित, ये कोटेशन कौन का, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित है, किसने कहा, तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है। कौन कहा है, प्रोफेसर रॉबिन्स, आपको याद रखना है, प्रोफेसर रॉबिन्स द्वारा जो है ये कोटेशन दिया गया, कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण इन साधनों एवं सीमित असीमित आवश्यकताओं के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। जैसे साधनों का वैकल्पिक का मतलब क्या है, आपके पास भूमि मान लिया जाए 1 एकड़ है, 1 एकड़, ठीक है। तो उस 1 एकड़ में क्या करना चाह रहे हैं आप, गेहूं लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पास विकल्प क्या क्या है, गेहूं लगा सकते हैं, चावल लगा सकते हैं, ठीक है, गन्ना लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं आप, गन्ना, या उसमें भवन बना सकते हैं, भवन। तो आप इस भूमि पर कोई एक ही काम कर सकते हैं, या तो बड़े पैमाने पर गेहूं लगा सकते हैं, बड़े पैमाने पर चावल लगा सकते हैं, या गन्ना लगा सकते हैं, तो कोई एक ही चीज लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है विकल्प है, साधनों का क्या है, विकल्प। तो इसलिए यहाँ पर जो कहता है कि यहाँ सीमित साधनों का एक वैकल्पिक प्रयोग होने के कारण, वैकल्पिक प्रयोग वही हो गया, इन साधनों का असीमित आवश्यकताओं के बीच क्या संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है, और इसी प्रयास से चुनाव की समस्या उत्पन्न हो जाती है कि क्या लगाएं, गेहूं लगाएं, चावल लगाएं, या गन्ना लगाएं, या उसमें पूरा बिल्डिंग बना दें, गार्डन बनाएं, क्या बने, इन्हें एक ही चीज में किया जा सकता है। तो हम कहीं ना कहीं चुनाव कर रहे हैं, यही तो है आर्थिक समस्या। इस प्रकार आर्थिक समस्या मूलतः चुनाव की समस्या होती है। यहाँ बोल रहा है कि पूर्ति के लिए किन किन साधनों को कितनी मात्रा में प्रयोग करें, ये भी है समस्या। इसके लिए चयन या चुनाव करना पड़ता है। वस्तुतः अर्थशास्त्र में इस चयन की समस्या ही अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंदर हम क्या अध्ययन करते हैं, तो चयन की समस्या को अध्ययन करते हैं कि अपनी जीवन में कौन सी आवश्यकता को प्राथमिकता देंगे ताकि हमारा जो है इकोनॉमिक डेवलप, हमारा जीवन सुदृढ़ हो, है ना। अब बोल रहा है कि इसे ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। अब बोल रहा है कि अतः आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है। आर्थिक समस्या क्या है, चुनाव की समस्या। मैं ये क्यों लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इंटीरियर क्वेश्चन जब पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं आप जो है हैंड रिटन द्वारा पढ़ाइए, लेकिन आप कुछ कुछ हम सिलेक्ट करेंगे, सब तो सिलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन किताब में क्या है कि हम इंटीरियर क्वेश्चन एक एक कर करके बता रहा हूँ कि आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है। किसने कहा, तो रॉबिन्स ने कहा। रॉबिन्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि आवश्यकताएं अनंत हैं और साधन सीमित है। तो उस सीमित साधन से ही ऐसी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दीजिए जिससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त किया जा सके, अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके, अधिकतम कल्याण प्राप्त किया जा सके, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर कहते हैं साधनों का बचतपूर्ण प्रयोग की समस्या है ना। साधन को हम बचा नहीं पाते। जैसे मान लीजिए 20,000 है, 20,000 इनकम है कोई व्यक्ति का, ये जो है 20,000 ही क्या कहलाएगा, साधन कहलाएगा। रुपया साधन है, ठीक है, जो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम खर्च करते हैं। इसको हम बचत के, हमारे पास इतनी आवश्यकता है कि हम बचत ही नहीं कर पा रहे। इनकम इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, कंजप्शन हो जा रहा है। आप जितना इनकम कर रहे हो उतना ही आप उपभोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आर्थिक समस्या का संबंध सीमित साधनों का प्रयोग असीमित आवश्यकताओं के वैकल्पिक प्रयोग से ही है। एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है कि साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं अनंत हैं, उसी के बीच का विकल्प को जो हम चुनते हैं कि क्या करें। जैसे मान लिया जाए कि एक विद्यार्थी मैट्रिक पास किया, 10th पास किया। अब 10th पास करने के उसका 3 विकल्प है, एक है आर्ट्स में पढ़े, कि कॉमर्स में पढ़े, कि वो जो है साइंस लेकर के पढ़े। तो ये जो है उसके पास एक विकल्प आ जाता है। क्यों, क्योंकि जो है 10th जब पास करता है तो उसके पास जो है विकल्प 3 है, तीनों में से कोई एक चुनेगा, ठीक है ना। और किस प्रकार चुनेगा, तो उसके पास जो है अपने परिवार का इनकम के हिसाब से जो है, अपने परिवार का इनकम के हिसाब से जो है, लोग अगर बहुत कम इनकम है तो 10,000, थोड़ा सा उससे ज्यादा इनकम है तो कॉमर्स, उससे भी ज्यादा है तो साइंस कर दिया। क्योंकि जिस तरह की पढ़ाई में खर्च है उस तरह का स्ट्रीम जो है चॉइस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, बोल रहे कि इसी जो है आर्थिक समस्या को जन्म देती है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आर्थिक समस्या की परिभाषा। देखिए एरिक रोल के अनुसार देख लेते हैं। आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता में से उत्पन्न होने वाली समस्या है। चयन की आवश्यकता जो है ना, बड़े आवश्यकता के हिसाब से हम लोग चयन भी करते हैं। बोले कि वह चयन है जिसमें वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों का प्रयोग
किया जाता है। यह संसाधनों का मितव्ययी उपयोग की समस्या है। हम लोग उपयोग किसको करेंगे? हमारे पास जो है विकल्प तो हैं, लेकिन सभी विकल्प का यूज तो एक बार में नहीं कर सकते हैं, किसी एक का कर सकते हैं। तो यही आर्थिक समस्या को जन्म देता है। तो आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी डिफिनेशन ही है ना, सेम डिफिनेशन है। तो हम लोग जो है आगे देखते हैं, सीधा आ जाते हैं हम लोग। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? ये क्वेश्चन तो 100% आपको जो है प्रश्न आता रहता है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम लोग देखने वाले हैं कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के मुख्य कारण क्या है? असीमित आवश्यकता, अनलिमिटेड वांट्स जो हैं जिसके कारण जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। इतनी आवश्यकता ही है कि हम सभी आवश्यकता को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो वही हो गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्या है, पैसा ही नहीं, क्या करें, है ना। अब यहाँ पर जो है मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत और असीमित होती है, यानी अनंत होती हैं। एक आवश्यकता के पूर्ण हो जाने पर नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती है। जैसे मान लीजिए बच्चा जन्म लिया, हम लोग बर्थ से लेते हैं। जब बर्थ हुआ तो वहां पर कम खर्च है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते चला जाता है तो आवश्यकताएं और खर्च भी क्या होते चला जाता है, वो बढ़ते चला जाता है। नई नई आवश्यकताएं जन्म लेती चली जाती है। ठीक है ना। अब होता है कि अतः मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मनुष्य चाहता है कि हम एरोप्लेन खरीद लेता है क्या? अगर जितना कल्पना करता है, इमेजिन करता है, उस हिसाब से अगर अपने आप को पूर्ति करने चाहा तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वो धनी व्यक्ति के लिए भी कमजोर पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट कहता है कि आवश्यकताएं, यानी आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, बहुत तेजी से जो है आवश्यकताएं बढ़ती चली जाती है। आवश्यकताएं तीव्रता की दृष्टि से भी भिन्न होती हैं। अलग अलग तरह की जो है आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती हैं। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण और कुछ जो है कम होते हैं। जैसे मान लिया जाए रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा और मकान, ये तो नेसेसरी पहले था, लेकिन अभी शिक्षा भी हो गया। देख रही, शिक्षा बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। ठीक है, भविष्य यानी फ्यूचर प्लान के लिए आप क्या सेविंग कर रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो क्या है, धीरे धीरे क्या हो रही है, आवश्यकताएं बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ रोटी पूर्ति कर देने से हो जाएगा, सिर्फ कपड़ा पूर्ति करने से हो जाएगा? उसको स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान देना होगा, उसका भविष्य यानी फ्यूचर प्लान के लिए भी सोचना पड़ेगा, उसके घर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उसकी शिक्षा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, उसका रोजगार के बारे में सोचना पड़ेगा, है ना, उसकी जो है प्रशिक्षण के बारे में सोचना पड़ेगा। तो जैसे जैसे लोग डेवलप कर रहे हैं, देश डेवलप कर रहा है, वैसे वैसे जो है आवश्यकताएं भी बढ़ती चली जा रही है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्या है कि आर्थिक समस्या का सारांश देखिए क्या कहता है। आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? पहला, असीमित आवश्यकताएं, बहुत ज्यादा आवश्यकताएं। फिर कहता है आवश्यकताओं को तीव्रता में अंतर, बहुत तेजी से भी मैंने कहा कि आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही है। अब उसमें जो है प्राथमिकताओं का हम चयन देंगे। जैसे भी मैंने कहा कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य, तो सबसे पहले क्या, तो स्वास्थ्य, उसके बाद क्या, रोटी, उसके बाद क्या, शिक्षा, है ना। ये जो है हम किन किन आवश्यकता को प्राथमिकता दे रहे हैं, उस प्राथमिकता को चयन, है ना, इसलिए बोला जाता है आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है, किसको चुने हम। उसके बाद जो है कहता है आर्थिक समस्या का उदय जो है कैसे हुआ, तो बोलता है कि चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या को जन्म देती है। चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या का उदय को जन्म देती है। अब यहाँ पर बोला है कि सीमित साधन और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। अभी हमने कहा कि मान लिया जाए भूमि है, भूमि, तो भूमि में हम गेहूं लगाएं, चावल लगाएं, गन्ना लगाएं, भवन बनाएं, उसमें गार्डन बनाएं, क्या बनाएं, तो इनमें से जितने भी विकल्प है उनमें से हमको चुनना पड़ता है। इसीलिए कहता है कि चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या का उदय है, यानी जन्म देता है। बोला साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, साधन की कुशलतम प्रयोग का चयन करना, यानी हम लोग कौन सा साधन करें। जैसे अभी कहने का मतलब है उत्पादन के दो साधन, उत्पादन के दो विकल्प हैं, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है ना। लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि कोई भी वस्तु को बनाते हैं तो श्रम यानी मजदूर के द्वारा उत्पादन करते हैं। ठीक है, और एक है कि हम मशीन के द्वारा कर रहे हैं। तो कौन ज्यादा इफिशियंट होगा, कौन ज्यादा कुशलतम तरीके से होगा, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है ज्यादा इफिशियंट होगा, लेबर के अपेक्षा कम खर्च भी होगा। तो हमें चयन करना पड़ रहा है। अगर हम मान लिया जाए, वही तो केंद्र सरकार की समस्या है कि अगर मान लिया जाए हम सारे काम मशीन से कराएं तो हमारे पास जो जनता है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसको रोजगार कैसे दिया जाए। तो अगर हम रोजगार देने की बात करेंगे तब तो फिर हमको लेबर इंटेंसिव टेक्निक एडॉप्ट करना पड़ेगा। और जब तेजी से विकास करने की बात हो तब तो हमको वहां पर कैपिटल इंटेंसिव यानी मशीन द्वारा उत्पादन करना पड़ेगा। ये केंद्रीय समस्या, आगे हम लोग देखेंगे केंद्रीय समस्या के बारे में। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि सीमित या दुर्लभ साधन। दुर्लभ के मतलब क्या होता है, दुर्लभ का मतलब है आवश्यकता की तुलना में जब साधन कम होता है तो उसको हम लोग दुर्लभ कहते हैं। साधनों की सीमितता अथवा दुर्लभ से अभिप्राय है कि इन मांग उनकी पूर्ति से अधिक होती है। ठीक है ना, यानी
सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई कम हो रही है, डिमांड क्या हो रहा है वहां पर ज्यादा हो रहा है, यानी मांग की अपेक्षा जो है पूर्ति कम होना ही क्या कहलाता है, वो दुर्लभ कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे। अब यहाँ चौथा विकल्प देखिए क्या कहता है कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, ये तो बता ही दिए। बोले कि साधन न केवल सीमित होते हैं बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। ठीक है, जैसे भी मैंने कहा कि मान लिया जाए कि आपके जो है 20,000 है, 20,000 ये मान लो आपका साधन है, रुपया जो है 20,000 रुपया जो है ये आपका क्या है, साधन है। ठीक है, साधन है। अब इस साधन के लिए जो है रोटी है, कपड़ा है, मकान है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, घर है, मकान है, रिश्ता है, परिवार है, तो इतनी जो आवश्यकताएं हैं तो ये हो गया विकल्प, विकल्प हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी है ये सारे विकल्प हैं, इनको हम क्या करेंगे, चुनाव करेंगे कि सबसे पहले बच्चों की शिक्षा, उसके लिए रोटी, उसके लिए कपड़ा, उसके लिए मकान, है ना, उसका स्वास्थ्य, ये सारी चीज को आप प्राथमिकता देंगे और इस चीज को चुन रहे हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं साधनों का वैकल्पिक उपयोग भी होता है, हम ये साधन का हम विकल्प चुन रहे हैं कि कौन सा मेरे लिए ज्यादा उचित होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ कि बिजली का उपयोग बिजली के पंखे, कूलर, फ्रिज, रोशनी आदि में किया जा सकता है। अतः यह भी हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम किस साधन को किस काम के लिए प्रयोग करें। जैसे बिजली है तो बिजली का भी क्या है, विकल्प है, पंखा चलाइए, कूलर चलाइए, फ्रिज चलाइए, रोशनी नहीं कह सकते हैं, बल्ब जलाइए, तो ये भी क्या है, विकल्प, वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है किसका, बिजली का। आजकल तो मोबाइल मोबाइल हो गया या फिर इंडक्शन हो गया, सब क्या है, बिजली का वैकल्पिक प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें भी चुनाव करना पड़ता है हमको कि कूलर चलाएं कि पंखा चलाएं कि फ्रिज चलाएं कि रोशनी जलाएं। ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी भी क्या है, लिमिट है, नहीं तो आपको बिजली ज्यादा उठेगा, बिजली बिल ज्यादा उठेगा। अब यहाँ पांचवा है कि चयन और चुनाव की समस्या। कोई भी व्यक्ति, परिवार या देश अपने सीमित साधन से अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। राजा को भी पान की कमी होती तो घूमती जाता है, कितना बड़ा धनवान व्यक्ति हो सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, वो भी दुखी होता है। ये मत सोचना कि बहुत बड़ा बंगला में रहता है तो बहुत सुखी होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, उसकी भी आवश्यकताएं अनंत हैं और वो भी जो है सारी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पाता है, इसलिए दुखी भी होता है। अतः उनके सामने यह समस्या बनी रहती है कि वह अपने कौन से साधन कितनी मात्रा में कौन सी आवश्यकता की पूर्ति में लगाए, हाँ, ताकि जो है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। अब यहाँ अन्य शब्दों में आप देख सकते हैं कि उनके सामने चयन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। ये देखिए, ये जो है पॉइंट है ना, आपको आंसर मिलेगा जब हम लोग प्रश्न अभ्यास करेंगे, उसमें आपको प्रश्न आएगा कि आर्थिक समस्या क्या है, तो आर्थिक समस्या चयन की समस्या है या चयन समस्या ही यानी चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। एक लाइन में आंसर। ठीक है, अब यहाँ है उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या है। ठीक है, अब बोला है कि यदि मानवीय आवश्यकताओं की तरह साधन भी सीमित होते हैं तो चयन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। अगर अनगिनत होता, मानवीय आवश्यकता की तरह जो है साधन भी अनलिमिटेड होता तो हम लोग जब चाहते किसी भी साधन का प्रयोग कर सकते थे, इतना संघर्ष करने की जरूरत था। मानो जो है सुबह 4 बजे उठता है और 10 बजे सोता है, इतना जो काम में लगा हुआ रहता है, काम करने की जरूरत ही नहीं था, साधन हमारे पास अनलिमिटेड है, तो जब चाहते हम कोई भी साधन का प्रयोग कर सकते थे, परंतु ऐसा नहीं। ठीक है, यही कारण है तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है। अब यहाँ बोल रहा है कि आर्थिक समस्या, दूसरे शब्दों में साधनों की दुर्लभता ही सभी आर्थिक समस्याओं को जनन या जननी है या जन्म देता है। ठीक है ना, कौन, तो दुर्लभता, साधनों की दुर्लभता, साधनों की कमी। पूरे संक्षेप में असीमित आवश्यकताओं एवं सीमित साधन दो आधारभूत स्तंभ है जिन पर सभी आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। आज जो आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा है वो क्यों, तो साधन सीमित है, साधन दुर्लभ है। ठीक है, बोल रहा है कि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या का उदय तभी होता है जब चयन की समस्या या दुर्लभता की समस्या उत्पन्न होती है। मेन और इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग पहुंच चुके हैं। अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या क्या है। तो बच्चों, केंद्रीय समस्या मैं आपको डायग्राम से बताता हूं कि क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, साधनों का आवंटन करना होता है। साधनों का आवंटन से तात्पर्य है कि कितना साधन किस चीज में हम लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद उसको विकास करना होता है, साधनों का क्या करना होता है, विकास करना होता है, फिर उसी के हिसाब से हम उस साधन को प्रयोग में लाएंगे। मान लो कि किसी देश में 140 करोड़ लोग हैं। ठीक है, 140 करोड़ जो है जनता है। अब इस जनता सरकार का काम है आवंटन करना कि कितने लोगों को हम आर्ट्स डिपार्टमेंट में रखेंगे, ठीक है, कितने लोगों को हम कॉमर्स के डिपार्टमेंट में रखेंगे, कितने लोगों को साइंस डिपार्टमेंट में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आर्ट्स में आया तो आर्ट्स के हिसाब से उसको हम क्या करने लगते हैं, विकास करते हैं, उस तरह की शिक्षा देते हैं। कॉमर्स में है तो उस तरह का हम उसको शिक्षा देते हैं, अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट करने के लिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए सिखाते हैं। और साइंस में क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इत्यादि पढ़ाते हैं, उस तरह का उसको हम विकास करते हैं। फिर क्या है कि साइंस वाले
इंजीनियरिंग करेंगे तो जाकर के जो है ब्रिज बनाएगा, कोई नई नई चीजों की खोज करेंगे। कॉमर्स वाला क्या है कि कोई भी कंपनी के मैनेजमेंट को संभालेगा। आर्ट्स क्या करेगा, पूरा डिस्ट्रिक्ट का मालिक बन जाएगा कि काम कहाँ हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो जिस तरीके से हम संसाधनों का आवंटन करते हैं उसी प्रकार का विकास भी करते हैं और उसी प्रकार से हम लोग उसका प्रयोग भी करते हैं। अगर कुछ लोग का कहावत होता है ना कि हम नीम का पेड़ लगाएंगे, नीम का पेड़ अगर हम लगा रहे हैं तो वहां आम थोड़ी फलेगा जी, हम जिस तरह का बीज बोएंगे उसी तरह का फल होगा। तो हम अगर आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स तरह का ही आपको रोजगार का अवसर मिलेगा, कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो कॉमर्स के आधार पर आपको रोजगार का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है साधनों का आवंटन। दूसरी चीज क्या है, ये कौन कहा था, प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा जो है साधनों का आवंटन की समस्या जो है या फिर समस्या से अवगत कराया। अब यहाँ कहते हैं संसाधनों का आवंटन तो आप कर लिए, लेकिन उसका हम कैसे प्रयोग करें, बोले क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए करें। मान लिया जाए क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें का मतलब है यहाँ पर देखिए क्या उत्पादन करें, तो क्या उत्पादन किया जाए, ये भी चयन की समस्या है। विकल्प, तीन विकल्प यहाँ दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीन विकल्प है। मान लीजिए हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, जैसे कपड़ा, गेहूं उत्पादन में अपना साधन को लगाएं कि कैपिटल गुड्स में लगाएं जो मशीन, औजार या ट्रैक्टर उत्पादन करें। दूसरा विकल्प में कहता है कि हम प्राइवेट गुड्स बनाएं, जैसे मकान बनाएं या स्कूटर खरीदें कि फैक्ट्री बनाएं। ठीक है, और साधन तो सीमित है। फिर कहता है चाहे एक परिवार हो चाहे सरकार हो, दोनों के पास साधन क्या होता है, सीमित होता है। साधन यही तो है सरकार के पास बहुत बड़ी चुनौती, केंद्रीय समस्याएं कि क्या करें, कंज्यूमर गुड्स बनाएं, कैपिटल गुड्स बनाएं, नेसेसरी गुड्स जैसे रोटी कपड़ा मकान के लिए गरीबों पर खर्च करें, या लग्जरी गुड्स बनाएं जैसे कार, आभूषण, एसी, है ना, या फिर कर सकते हैं प्राइवेट गुड्स में मकान, स्कूटर, फैक्ट्री, और पब्लिक गुड्स में जैसे स्कूल, अस्पताल, पार्क, सड़क, बिजली। क्या करें, किस पर जो है अपने साधन को खर्च करें, किसको प्राथमिकता दे। तो ये चयन की समस्या है, या कहिए क्या उत्पादन किया जाए, ये समस्या है। ठीक है ना। अब हम लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। उत्पादन कैसे किया जाए, देखिए यहाँ दो तरह की तकनीक है, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि कोई भी काम हम मजदूरों द्वारा कर रहे हैं, तो मजदूर द्वारा कर रहे हैं तो उतना एफिशिएंट नहीं होता है, तो हम लेबर को छोड़ करके हम क्या करते हैं, वही काम को हम मशीन द्वारा करते हैं। तो अगर हम मशीन से करते हैं तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर देखिए उत्पादन किसके लिए किया जाए, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए उत्पादन कैसे किया जाए, आपके पास दो विकल्प है ना, श्रम प्रधान जिसको लेबर इंटेंसिव टेक्निक हम बोल रहे थे, और दूसरा विकल्प क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है ना। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है कि पूंजी की तुलना में श्रम अधिक होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पूंजी प्रधान तकनीक में श्रम की तुलना में जो है, मजदूर की तुलना में जो है पूंजी अधिक प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए हम एक तरफ जो है हमको गड्ढा खुदवाना है, ये जो है हमको डिगिंग कराना है गड्ढा, ठीक है, दो गड्ढा है। अब यहाँ अगर हम लेबर के द्वारा करते हैं तो कोई भी काम हमको ये 10 दिन में पूरा करके दे रहा है, और जब हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करते हैं, मशीन की बात करते हैं, ये हमको 1 घंटा में करके दे रहा है, 1 घंटा में। यहाँ हालांकि पैसा हमको कितना लग रहा है, मान लिया जाए प्रति घंटा जो है 1000 रुपया वो लेता है, और यहाँ पर जो है अगर हम एक गड्ढा को कोड़ाने में जो है 10 लेबर लगा रहे हैं, ठीक है, 10 लेबर 10 दिन काम करता है, और एक लेबर का दाम हम मान लेते हैं 300 रुपया उसका मजदूरी है, तो 3000 रुपया खर्च होगा। कितना खर्च होगा, 3000। आपको 1000 में काम करके कौन दे रहा है, मशीन, और वहां वही काम 3000 आपको खर्च करना पड़ रहा है। तो यही कारण है कि आज की डेट में जो है सब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक द्वारा जो है उत्पादन कर रहा है। ये जो है केंद्रीय समस्या है। सरकार अगर सब मशीन से कराए तो हमारी जो जनता है सब बेरोजगार हो जाएगा ना। अभी आगे हम लोग देखते हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए किया जाए। अब यहाँ जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि अब तीसरा जो उत्पादन किसके लिए किया जाए, तो किसके लिए किया जाए, यहाँ पर के लिए करते हैं यानी धनी के लिए करते हैं कि पुअर के लिए करें। सरकार के पास दो समस्या है, धनी के लिए एसी बनाए, कार बनाए, ट्रैक्टर बनाए, कि गरीब के लिए जो है रोटी कपड़ा मकान पर खर्च करे, कैसे करे। तो ये उसी को बोला है वितरण की समस्या हो जाती है, अमीर के लिए या फिर गरीब के लिए। तो यहाँ पर जो है व्यक्तिगत वितरण, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर जो है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, बोला कि आय के वितरण की असमानता की समस्या से संबंधित है।
और दूसरा कहता है कि आय के वितरण की असमानता की समस्या से संबंधित नहीं है। तो ये जो है ये सारी चीजें हम लोग पढ़े। आगे हम लोग जो है इसका समाधान के बारे में थोड़ा कुछ देख लेते हैं। बोल रहा है कि जब समस्या हम खड़ा किए हैं, ठीक है ना, तो उसका समाधान के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग। विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। ये हम लोग समस्या भी पढ़ रहे थे पीछे कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए। तो ये समस्या का समाधान बता रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान। पूरा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होता है। यह अर्थव्यवस्था उत्पादन और उपभोग के क्षेत्र में स्वतंत्र होता है। इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याओं का समाधान जो है कीमत यंत्र है। ठीक है, वहां पर जो है आर्थिक समस्याओं का समाधान क्या है, तो कीमत यंत्र है। अब कीमत यंत्र क्या है, बोला कि जिसमें मांग और एवं पूर्ति को दो स्वतंत्र बल क्रियाशील होकर कीमत निर्धारण करता है। और जो है पूंजीवादी में जो आर्थिक समस्या होता है वो मांग और पूर्ति के द्वारा किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारण करके किया जा सकता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, समाजवादी में अगर केंद्रीय समस्या है तो उसकी समाधान कैसे होगा। तो बोला कि इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान सामाजिक प्राथमिकता यानी समाज के लिए जो जरूरी है, जैसे रोड है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, अस्पताल है ना, वहाँ शिक्षा है, तो वो सारी चीजें पर अगर ध्यान देता है के आधार पर, देखिए यहाँ पर बोला के आधार पर आर्थिक नियोजन, बोला कि इकोनॉमिक प्लानिंग या योजना प्लानिंग मैकेनिज्म के द्वारा जो है या मशीनरी के द्वारा जो है क्या किया जाता है, आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो है केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होगा। वो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक दोनों का सह अस्तित्व होता है, ये सभी को जान रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है बोल रहा है कि दोनों ही क्षेत्र किसी सामान्य आर्थिक नियोजन के अधीन कार्य करते हैं। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र, देखिए ये कीमत यंत्र नियोजन तंत्र दोनों मिलकर के जो है केंद्रीय समस्याओं का समाधान करेगा। तो आपको ये मेन जरूरी जानना है कि जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या हो तो उसका समाधान क्या है, उसका समाधान है कीमत यंत्र, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें समाजवादी का, तो समाजवादी की केंद्रीय समस्याओं को कौन जो है समाधान करेगा, तो वहां पर जो है सामाजिक प्राथमिकता देना पड़ेगा, आर्थिक नियोजन करना पड़ेगा, इकोनॉमिक प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना, साथ ही क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग मशीनरी करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की बात करेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होगी, तो वहां पर जो है कीमत यंत्र यानी जो पूंजीवादी में था और साथ ही साथ नियोजन तंत्र दोनों मिलकर के जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान करेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो